जामठा की जंग में कैसे जमाएगी टीम इंडिया रंग, बड़ा सवाल, क्योंकि गेंदबाजी को लेकर तमाम उठाए बवाल। नमस्कार, इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रणनीत और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे जामठा में खेले जाने वाले दूसरे टी20 मुकाबले की। ये मुकाबला कई मायनों में बहुत अहमियत रखता है भारतीय क्रिकेट के लिए भी और खासतौर से वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से भी, क्योंकि अब सिर्फ 5 टी20 मुकाबले बचे हैं। यानी कि अगर आप वार्म अप मैचेस को छोड़ दें तो 5 इंटरनेशनल मुकाबले आपको खेलने को मिलेंगे, जहां से आपको यह तय करना है कि आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी, आपके टॉप ऑर्डर में कौन से बल्लेबाज होंगे, कौन मैच को फिनिश करेगा और कौन से वो 5 गेंदबाज होंगे जो आपको मैच जिताने वाले हैं। क्योंकि मोहाली में जब भारतीय टीम को हार मिली तो कई सवाल खड़े हो गए और उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए बीसीसीआई के बड़े अधिकारियों ने सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट से एक अलग तरीके की मीटिंग की है। इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पे एक बड़ी खबर है जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं। और इस मीटिंग का जो सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि गेंदबाजी कैसे रास्ते पे लाई जाए, क्योंकि पारस मामरे टीम के जो बॉलिंग कोच हैं वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लगातार एक जैसी भारतीय टीम को हार मिल रही है, यानी कि जो कुछ हमने दुबई में देखा उसमें कुछ भी बदलाव देखने को नहीं मिला मोहाली में। और ऐसे में अब चर्चा इस बात को लेकर गर्व है कि राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के साथ साथ बॉलिंग कोच पारस मामरे की भी क्लास लगाई गई है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है और इस पर आगे बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ ओम स्टूडियो में है और राजकुमार शर्मा जी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार सर, बड़ी खबर इसको हम मान रहे हैं, नागपुर पहुंचते ही जो खबर आ रही है कि बीसीसीआई की एक कमेटी ने बातचीत की है सेलेक्टर्स से भी और टीम मैनेजमेंट से भी कि एक तो मनमानी छोड़े, सही टीम कॉम्बिनेशन खिलाएं और दीपक चहर को बजाय जिस तरह से उमेश यादव को खिलाया गया, बहुत उसको लेके बवाल भी हो रहा है। कैसे आप देख रहे हैं इन चीजों को? ये इंस्पेक्शन का इंटरसेप्शन करने की, क्योंकि आप एक प्लेयर को स्टैंड बाई की तरह दीपक चहर को आप लेकर चल रहे हैं एंड सडनली आप बाहर से उमेश यादव को लाकर खिला देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सरप्राइज तो है ही। और जरूरत थी कि यहाँ पे सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट इकट्ठे बैठे और एक ही पेज पर हों। और अगर जैसा कि आप बता रहे हैं, आप खबर बता रहे हैं कि बीसीसीआई ने इंटरवीन किया है, तो मुझे लगता है कि इसकी जरूरत थी, क्योंकि अब एक्सपेरिमेंट करने का बहुत ज्यादा समय नहीं है भारत के पास। वर्ल्ड कप बिल्कुल सामने है, तो कुल 5 मैचेस और बचे हैं वर्ल्ड कप से पहले, तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको एक्सपेरिमेंट करने की। आप अपनी बेस्ट 11 उतारिए और एक मोमेंटम बनाइए वर्ल्ड कप में जाने से पहले। भाई, जो खबर हमने इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पे ब्रेक की है वो ये कि बीसीसीआई को इंटरवीन करना पड़ा, जिस तरह से बड़ा हौच-पौच चल रही है इसमें टीम में। और ये खबर आ रही है नागपुर में राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के साथ बातचीत की गई, सिलेक्शन कमेटी को भी उसमें शामिल किया गया ताकि चीजें एक पटरी पे चलना शुरू हो जाए। क्योंकि टीम सेलेक्ट करके देने का काम सेलेक्टर्स कर रहे हैं, बट खिलाड़ियों को सही खिलाने का काम शायद टीम मैनेजमेंट नहीं कर पा रही। हाँ राजीव, ये कौन सी कमेटी है इसके बारे में किसी को जानकारी है नहीं। ये बातचीत जो होनी चाहिए वो चिंता और टीम मैनेजमेंट के बीच में ही होनी चाहिए। अगर आपने उमेश यादव को खिलाया तो किस कारण से खिलाया? दीपक, अगर बातचीत में एक गैप नजर आ रहा है तो अच्छी बात है, कोई बीसीसीआई से पहल करके उस गैप को खत्म कर रहा है। पर इस गैप की जरूरत क्या है? अगर गैप है तो गैप होना नहीं चाहिए ना राजीव, क्योंकि बीसीसीआई के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो तो सिलेक्टर्स हैं, सिलेक्टर्स को इंटरवीन करना होगा। तो फिर यहाँ पर इन सब चीजों की जरूरत है नहीं। जरूरत यह है कि हम सिलेक्टर्स और जो टीम मैनेजमेंट है उन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे होना होगा और तभी आप इस प्रकार का निर्णय ले सकते हैं कि आपने उमेश यादव को क्यों खिलाया, दीपक चहर को क्यों नहीं खिलाया, जबकि दीपक चहर स्टैंड बाय में वर्ल्ड कप के, उमेश यादव का नाम भी नहीं है विश्व कप के स्टैंड बाय में। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। या फिर बॉलिंग अटैक इस तरह से क्यों हो रहा है? आप फिर से 19th ओवर में भुवनेश्वर कुमार को बार बार क्यों करवा रहे हैं? ये सारे सवाल तो उठते हैं ना, इसी का जवाब आपको ढूंढना होगा। तो अब यहाँ पर आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं राजीव, आपके पास सिर्फ 15 हैं जो आपने चुन लिया है, उन्हीं को आपको घुमा फिरा के खिलाना है। आप बाहर से किसी और को ला नहीं सकते हैं, तो उन्हीं में से आपको बेस्ट पॉसिबल जो प्लेयर्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनको खिलाना होगा, उनको बैक करना होगा और उम्मीद यही करनी होगी कि यही खिलाड़ी आगे चलकर अच्छा परफॉर्म करें आपकी टीम के लिए। बिल्कुल ओम, अभी उम्मीद कर रहे होंगे कि सही कॉम्बिनेशन हम खिला लें और सही जो कॉम्बिनेशन खिलाएं, सही गेंदबाजों को सही जिम्मेदारी दी जाए। यानी आप ये ना देखें कि वो 200 मैच खेला हुआ है, आप वो गेंदबाज देखें जो आपके लिए उस पर्टिकुलर सिचुएशन में काम करेगा। शायद ये एक बड़ा चेंज देखना चाहेंगे आप भी जामठा के मैदान पर।
बिल्कुल सर। अब मैं देखना चाहूंगा कि जसप्रीत बुमराह के एंड के साथ अब दूसरा कौन सा गेंदबाज होगा अब जो प्रेशर क्रिएट करेगा, क्योंकि पहले जितने मैचेस थे कि दोनों में से किसी एंड पे प्रेशर क्रिएट ही नहीं होता। बैट्समैन एक एंड से सिक्सेस या चौके लगा रहे हैं, बाउंड्रीज लगा रहे हैं, एक एंड पे सिंगल रोटेट हो जा रहे हैं, तो एटलीस्ट एक एंड से तो प्रेशर बने। अब देखना होगा कि बुमराह के आने से कि क्या एक एंड से प्रेशर बनेगा और क्या उस एंड से प्रेशर बनने का फायदा उठा पाएंगे हमारे बाकी गेंदबाज। बिल्कुल। और राजकुमार सर, अब खबर ये भी आ रही है कि टीम मैनेजमेंट को यह भी कहा गया कि जसप्रीत बुमराह को आपने क्यों नहीं खिलाया, मतलब आप हारने का इंतजार कर रहे थे, अगर आप मैच फिट है तो उनको आपने पहला मैच क्यों रेस्ट दिया, ये भी सवाल पूछा गया है। अब दूसरे मैच में फोर्सफुली जो खबर आ रही है, कहा गया है कि आप जसप्रीत बुमराह को खिलाएं, ये एक सही कदम आप मान रहे हैं? और जसप्रीत बुमराह अगर फिट थे तो पहले मैच में उनको ड्रॉप करना कितना सही आप मान रहे हैं? राजीव, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कप्तान या कोच इस समय हमारे पेस बॉलरिंग का मतलब जो स्पीयर हेड है जसप्रीत बुमराह, उनको बिठाने की जहमत करेगा अगर वो फिट नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत बड़ा खबर है। राजकुमार सर, ये तो बड़ा अजीब सी क्वेश्चन है, टीम में रख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उनको निकले इसलिए हम खिलाएंगे नहीं। अब यही एक वो बात है क्योंकि आप खबर आ रही है 100% आप जामडा में खेलेंगे, एक दिन में दो दिन में चोट भी हो गई। अब देखिए, छोटा मोटा निगल है या क्या वजह है कि जसप्रीत बुमराह के साथ चांस नहीं लिया गया, क्योंकि देखिए वर्ल्ड कप के लिए आप उनको प्रिजर्व करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह फिट रहें, और इसी के मद्देनजर उनको शायद रोटेशन से खिलाया जाए। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब वो भारतीय टीम में हैं और वो इंजरी से वापस आ रहे हैं तो उनका खेलना बहुत जरूरी है इस टीम के लिए, क्योंकि भारत बहुत बुरी तरह लैग कर रहा है इस बॉलिंग अटैक में। नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन राजकुमार सर, सभा भाई को भी इस चर्चा में ले आते हैं वापस। सभा भाई, ये बात कितना हद तक आप सहमत हैं एज ए एक्स सेलेक्टर? और मुझे लग रहा है कोई कमेंटेटर आपके फ्रेम में आ गए थे, आप उनसे भी एक सवाल ले सकते हैं जो मैं पूछ रहा हूँ कि जसप्रीत बुमराह अगर फिट है तो उनको प्रिजर्व क्यों करा जा रहा है, और अनफिट है तो उनको टीम में क्यों लिया जा रहा है? बिल्कुल सही सवाल है ये राजीव, कि अगर वो फिट हैं तभी उनको टीम में लिया गया है, और अगर वो फिट हैं और ये चयनकर्ता जो है वो डिसाइड करते हैं जो मेडिकल टीम है उसके साथ बात करने के बाद, और अगर आपने उनको 15 में इंक्लूड कर लिया है, इसका मतलब है कि वो फिट है। अगर वो फिट नहीं रहते तो उनको 15 में क्यों आपने इंक्लूड किया? तब आप ऐसे भी उनको आप टीम में नहीं रखते, क्योंकि अभी वो उनका चयन विश्व कप में हो ही गया है। तो उसकी जगह पर आप किसी और को रख सकते थे जिनको खेलने का मौका मिल सकता था। तो इस तरह की बातें जरूर उठेंगी इस समय। और देखिए, एक और बात है राजीव, कि हम लोग बहुत ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं इस समय जसप्रीत बुमराह के ऊपर कि एक खिलाड़ी, एक बॉलर आएगा और वो आकर हमारे लिए चमत्कार कर देगा। पर राजीव, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने आईपीएल के बाद सिर्फ एक मुकाबला खेला है T20 का इंग्लैंड के विरुद्ध, वो भी जुलाई में। उसके बाद उन्होंने कोई भी T20 मैचेस खेला नहीं। वो तब से या तो प्रिजर्व किए गए हैं या फिर वो चोटिल रहे हैं। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि नंबर 1 वो कितने मैच फिट है, और नंबर 2 क्या वो टेस्टेड है कि नहीं अभी, क्योंकि आपका मुकाबला एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ हो रहा है, और ऐसे ही मुकाबला आपको विश्व कप में भी देखने को मिलेगा। तो बहुत जरूरी है कि जसप्रीत बुमराह, मैं उम्मीद करता हूं कि फिट हो जाएं, वो खेलें, अच्छा प्रदर्शन दें। पर दूसरे जो आपके 4 या 5 जो गेंदबाज हैं उनको भी अच्छा करना होगा, क्योंकि एक T20 मुकाबला जीतने के लिए कम से कम 3.5 से 4 बॉलर आपके ऐसे होने चाहिए जो अच्छी गेंदबाजी कर सके। और अगर जसप्रीत बुमराह के साथ साथ दूसरे छोर से उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कोई लाभ नहीं होने वाला है जसप्रीत बुमराह का भी 11 में आने का। ओम, आपको क्या लग रहा है, अलादीन के चिराग से अचानक रगड़ेंगे रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह नाम का जिन बाहर आएगा और 4 ओवर ऐसा फिर डाल देगा, वो 24 ऐसी शानदार गेंदे जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच जिता देगा? ये अगर ऐसा अलादीन का चिराग है राजकुमार सर, तो फिर बहुत पहले हमें ढूंढ लेना चाहिए था, 2-3 वर्ल्ड कप तो जीती जाते कम से कम। सर, हम ऐसे डिपेंडेंट है कि जैसे कि 4 ओवर। आप ठीक कह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है, जैसा अभी सभा ने भी कहा, कि हमें ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो कितने मैच फिट हैं। क्या वो इस समय फिट हैं? अगर वो आईपीएल के बाद सिर्फ एक मैच खेले हैं, उसके बाद उनको इंजरी हो गई है, तो यहाँ से वापसी करना कितना आसान होता है एक फास्ट बॉलर के लिए? वो सभी जानते हैं कि बहुत आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इंजरी से जब एक फास्ट बॉलर आता है तो कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा रहता है, एक खटका रहता है कि मैं दोबारा इंजर्ड ना हो जाऊं। तो इसलिए मेरा मानना है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मैच खिलाने चाहिए वर्ल्ड कप से पहले, सो दैट वो वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह फिट हैं या नहीं ये पता लग जाए। और
इंजरी है तो वो उनको मतलब प्रिजर्व करने की जरूरत नहीं, उनको जरूरत है 11 में खिलाने की। ओम, आप कैसे देख रहे हैं? अब जसप्रीत बुमराह खेलेंगे तो ऑलमोस्ट तय हो चुका है, ये खबर हमने इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पे अब ब्रेक भी कर दिया है कि जसप्रीत बुमराह जामठा में खेलेंगे, तो तय है। लेकिन कितना फर्क डालेंगे? हर्षल पटेल भी, उनके बारे में भी कहा जा रहा था बहुत बड़े गेंदबाज हैं, बट मैं आंकड़े देख रहा था कि इंडिया के सबसे महंगे पिछले एक साल में कोई गेंदबाज रहा है तो हर्षल पटेल है। 5 बार वो 40 से ज्यादा रन दे चुके हैं, तो उनका ये हाल हुआ तो जसप्रीत बुमराह ऐसा क्या कर देंगे जो मैच जिता देंगे? बिल्कुल सर, इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए कि 4 ओवर में कम से कम 5-6 विकेट तो चटका ही देंगे जसप्रीत बुमराह। इतना डिपेंडेंसी हमने दिखा दी है जसप्रीत बुमराह के ऊपर, क्योंकि और कोई गेंदबाज ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा है कि मैं लीड फ्रॉम द फ्रंट करूंगा, मैं आपको 4 ओवर में कुछ 2-3 विकेट चटकाऊंगा और साथ में कम से कम मेरे ऊपर डिपेंडेबिलिटी दिखाई है। ऐसा कोई गेंदबाज सर लग नहीं रहा है, हर एंड से हमें मार पड़ रही है। आप सर आप कह सकते हैं वर्ल्ड कप के आसपास जब अर्शदीप सिंह आएंगे तो लास्ट के डेथ ओवर्स कितने इंटरेस्टिंग होंगे, ये देखने वाली बात होगी। अब अभी भी बात है, मैं कल भी हमने बोला था कि डेथ ओवर्स में कौन गेंदबाजी करेगा। अब यहाँ पे भी सर मैनेजमेंट को और कप्तान को कम से कम डिसाइड करना पड़ेगा कि आखिरी के 4 ओवर में हम भुवनेश्वर को कम से कम मतलब 16वां ओवर दे, एटलीस्ट 17वें 8वें 19 ओवर। बट मैं तो खिला ही नहीं रहा उनको कल का मैच। सब भाई, अगर जसप्रीत बुमराह आते हैं, आप किसको ड्रॉप करेंगे प्लेइंग 11 से? मुझे लगता है कि अब समय आ गया कि हम अर्शदीप को ट्राई करें, क्योंकि फिर आपके पास देखिए समस्या ये हो जाती है कि अर्शदीप है नहीं अभी टीम के साथ नहीं है अभी। जसप्रीत बुमराह आएंगे तो किसकी जगह आएंगे, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, जसप्रीत बुमराह अगर आते हैं टीम में तो फिर आपके पास जगह कहाँ है? फिर आपको इस वक्त आप हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव की जगह पर वो आएंगे खेलने के लिए जी, या फिर आप मुझे तो लगता है कि उमेश यादव की जगह पर ही खिलाना चाहिए जसप्रीत बुमराह को। और आपके पास ज्यादा विकल्प है नहीं, अगर अर्शदीप टीम में नहीं है तो फिर आपके पास ज्यादा विकल्प है नहीं, या तो फिर आप भुवनेश्वर को ड्रॉप करके दीपक चहर को टीम में लेकर आइए जी, ये भी आपके पास विकल्प है इस समय जी। चलिए टीम सभा भाई, टीम एक बार दिखा देते हैं जरा फटाफट की। एक टीम जो हमें पता चली है वो टीम एक बार हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पे दर्शकों को कि हम 11 यहाँ पे क्या सजेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद राजकुमार सर के पास 15 की टीम में कौन कौन है राजीव? हाँ जी जी सभा भाई, मैं कह रहा हूँ 15 की टीम में कितने आपके पास पेस नहीं, बॉलर्स अभी हैं तो जो टीम खेले पिछले मैच में? वो भी ट्रैवल कर रहे हैं सभा भाई, आप उनमें से भी खिला सकते हैं। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर ऐसी बात तो फिर आप दीपक चहर को भी ट्राई आउट कर सकते हैं ना। मैं आपको टीम बता रहा हूँ, इसीलिए एक बार आप सुन लें जरा टीम। रोहित शर्मा, के राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, आर अश्विन को हमने रखा है चहल की जगह, फिर हर्षल पटेल, दीपक चहर को हमने रखा है भुवनेश्वर कुमार की जगह, और जसप्रीत बुमराह आ गए उमेश यादव की जगह। क्या आप सभा भाई ऐसी टीम के साथ जाएंगे आप? हाँ, ये वाला एक अच्छा विकल्प होगा, क्योंकि अभी देखिए हम लोगों ने भुवनेश्वर कुमार को ट्राई आउट कर लिया है, नई बॉल से भी वो विकेट नहीं ले पा रहे हैं, अंतिम के ओवर्स भी अच्छे नहीं डाल पा रहे हैं। और दीपक चहर ने जिस तरह से कम से कम आप एक साथियों से कम दो नहीं तो तीन ओवर का स्पेल करवा सकते हैं। फिर आपके पास विकल्प बचेंगे जो आपके पास 2 रिमेनिंग पेस बॉलर्स हैं, जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल। इन दोनों से आप अंतिम के 19 से 20 ओवर करवा सकते हैं जी। राजकुमार सर, आप कैसे देख रहे हैं? अब समय आ गया, दीपक चहर को आप खिलाएं, कम से कम 3-4 मैचेस दे दें उनको, ताकि आपको पता चल जाए, और अगर आपको कोई चेंजेस अभी भी करने हैं तो आप कर सकते हैं। वो खैर आईसीसी अप्रूवल लेने की बात है, वो अलग एक मुद्दा है, बट अभी आप दीपक चहर को खिलाना पसंद करेंगे जामठा और उसके बाद जो बचे हुए 4 मैचेस हैं? बिल्कुल, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है दीपक चहर का इस टाइम खेलना, और साथ साथ जसप्रीत बुमराह का भी खेलना। आप जसप्रीत बुमराह दीपक चहर के साथ जरूर खिलाइए उन्हें, और देखिए कि कितना इफेक्टिव वो प्रूव होते हैं इस मैच में और आने वाली एक सीरीज में, क्योंकि वर्ल्ड कप की आप तैयारी कर रहे हैं और हमारी बहुत वीक लग रही है, जो हमारा फास्ट बॉलिंग अटैक है वो काफी वीक नजर आ रहा है। तो हमें ट्राई आउट करना होगा नए प्लेयर्स को भी, और देखना होगा कि क्या हम जो टीम डिक्लेयर की है उसी के साथ जाते हैं, या बाई चांस अगर किसी को इंजरी हो तो एटलीस्ट हमारे पास रिप्लेसमेंट रेडी हो, और वो रिप्लेसमेंट हमारे जहन में बिल्कुल क्लियर हो कि ये रिप्लेसमेंट है। अब दीपक चहर टीम के साथ ट्रेवल वैसे भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं जरूरत है कि उन्हें भी आप बिल्कुल तैयार रखें कि अगर जरूरत पड़े तो वो वर्ल्ड कप में खेल सकें।
आप ओम कैसे देख रहे हैं ये जो चेंजेस? हालांकि जो मैं और भी तमाम अलग अलग क्रिकेटर्स को सुन रहा था, सब कह रहे थे कि एक बार फिर आप वही टीम खिला के देखें कम से कम, बट वही टीम तो खेलेगी नहीं क्योंकि जसप्रीत बुमराह का आना तय है, उमेश यादव को ड्रॉप होना पड़ेगा। लेकिन क्या बड़ा सवाल ये है, क्या हम भुवनेश्वर कुमार को यहाँ बाहर बिठा के दीपक चहर को खिलाएंगे? सर ये हार्ड स्टेप होगा मैनेजमेंट के लिए कि आपके प्राइम गेंदबाज है, इससे पहले आपने उनके ऊपर रिलाय करा है, आपने उनको स्कीम ऑफ थिंग्स में रखा है, लगातार आप लगातार उनसे T20 मैचेस खिला रहे हैं। अब बड़े टूर्नामेंट से पहले अगर उनको बाहर कर देते हैं तो एक हार्ड कॉल होगा। लेकिन सर अब ये हार्ड कॉल लेने का समय आ भी गया मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप अब हार्ड कॉल लेंगे तो आप एक और अपने हाथ से ट्रॉफी गवा देंगे। पहले आपने वर्ल्ड कप गवाया, फिर आपने एशिया कप गवाया, तो अगर आप हार्ड कॉल यहाँ नहीं लेते तो आप एक और वर्ल्ड कप गवा देंगे और मुझे लगता है सेमीज के लिए दोबारा से क्वालिफाई करना भारत के लिए मुश्किल हो जाएगा। राजकुमार सर, अब एक जो चर्चा और छिड़ी हुई है वो युजवेंद्र चहल के रोल को लेकर, क्योंकि जिस तरह की वो गेंदबाजी कर रहे हैं इन दिनों वो बिल्कुल डिफरेंट है आईपीएल में जिस तरह की गेंदबाजी हम देख रहे थे। अब क्या यहाँ पर बॉलिंग कोच को उनसे बात करनी चाहिए, हेड कोच को बात करनी चाहिए? क्योंकि देखिए एक बात होता है कि ऑस्ट्रेलिया में लेग स्पिनर्स का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है बनस्पत हम फिंगर स्पिनर्स की बात करें, लेकिन क्या उनको 1-2 मैचेस ब्रेक भी देना जरूरी है? 6-7 मैचेस से लगातार खेल रहे हैं, लगातार उनको मार पड़ रही है, एक ब्रेक हमेशा कहते हैं आपको दोबारा से लाइन पे ला देता है। क्या है ये सही समय है जब आप अश्विन को भी ट्राई कर लें यहाँ पर? बिल्कुल राजीव, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि काफी पिटाई हुई है लेटली उनकी चहल की, और बहुत ज्यादा वो विकेट भी नहीं ले पा रहे हैं मिडिल ओवर्स में, जिसके लिए उनको मेनली टीम में रखा गया था कि वो मिडिल ओवर्स में विकेट दिलाते थे भारत को। और अभी क्या है कि वो काफी ज्यादा डिफेंसिव गेंदबाजी कर रहे हैं। अदरवाइज उनको माना जाता था कि वो बिग हार्टेड गेंदबाज हैं और अच्छी फ्लाइट से गेंदबाजी करते हैं और विकेट परचेज करते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। वो बहुत ज्यादा रिलाय कर रहे हैं अपनी फ्लिपर्स पर और कोशिश कर रहे हैं पैड में मारने की, जो कि उनका गेम नहीं है। वो एक अच्छे लेग स्पिन है, उनकी गेम अच्छी स्पिन होती है, और जब वो ऑफ स्टंप के बाहर से अटेम्प्ट करते हैं बैट्समैन को मिड विकेट में मारने के लिए, तभी उनको अक्सर विकेट मिलती थी। लेकिन अभी शायद थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, इसी वजह से वो काफी फ्लैट डाल रहे हैं, काफी डिफेंसिव गेंदबाजी कर रहे हैं। तो जरूरत है बिल्कुल टीम मैनेजमेंट को, बॉलिंग कोच को उनसे बात करने की कि आप अपना नेचुरल गेंदबाजी कीजिए, और अगर उसमें कोई बैट्समैन छक्का मार भी देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट यू स्टैंड अ चांस टू टेक अ विकेट। तो कहीं ना कहीं वो नहीं हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि जरूर पारस मामरे और राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा उनसे बात करेंगे कि आप अपना लूप से बॉल डालिए और चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि बॉलर को काफी जरूरत होती है कॉन्फिडेंस की। जब उसकी ये पोजीशन आती है तो बहुत जरूरी होता है कि कप्तान उसके कंधे पर हाथ रखकर कहे कि आप अपना नेचुरल बॉल डालिए, पिटाई से नहीं डरिए, और यहाँ पर तभी हमको विकेट मिलेंगी और आपका कॉन्फिडेंस भी वापस आएगा। अब सवाल सवाल बड़ा ये भी है कि आप कैमरून ग्रीन, मैथ्यू के खिलाफ क्या रणनीति लेकर आ रहे हैं? लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ आप क्या कुछ काम कर पाए होंगे 2 दिनों में? क्योंकि 3 मैच तो मुझे, जैसे कि हमने आपसे पहले भी चर्चा किया कि मोहम्मद नवाज हमें हरा देते हैं, फिर राजपक्षे आके हरा देते हैं, और अब मैथ्यू वेड हरा देते हैं। क्या ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर डिस्कशन हो रहा होगा जामठा मैच से पहले? राजकुमार सर को जाना है, लेकिन मैं चाहूंगा एक सवाल का जवाब लेके हम उनको छोड़ेंगे। सभा भाई, ये क्या डिस्कशन का मुद्दा होना चाहिए कि हम पहले 6 ओवर में क्या गेंदबाजी करने जा रहे हैं और आखिर के 4 ओवर में हमारे गेंदबाज कौन से होंगे? जरूर होना चाहिए, और जैसा उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि हर एक बैटर के सामने आपके क्या प्लान्स हैं, आपके पास फ्लेक्सिबल प्लान्स होने चाहिए, कौन से गेंदबाज को किस लय से गेंदबाजी करना है। अभी राजकुमार ने बात की युजवेंद्र चहल के बारे में। देखिए T20 का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का रहता है कि स्पिनर्स के पास यही तो एडवांटेज है कि आप अटैकिंग बॉलिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास डिफेंसिव फील्ड आप सजाते हैं। और यही शैली हमें पिछले मैच में युजवेंद्र चहल की तरफ से नजर नहीं आई थी, और उन्होंने एक डिफेंसिव माइंडसेट के रूप में बॉलिंग की थी, जिसकी वजह से उनकी पिटाई हो गई। वो एक नेचुरली अटैकिंग बॉलर हैं, और अटैकिंग बॉलर का मतलब यह है कि उनको हमेशा विकेट देखने के बारे में सोचना होगा, ना कि रन रोकने के बारे में। तो ये बहुत बड़ी गलती रही है पिछले मैच में। तो मुझे लगता है वहां पर अगर वो परिवर्तन देखने को मिलेगा अप्रोच में, तभी हमें सफलता मिलेगी विकेट्स लेने में भी, जो कि बहुत जरूरी है। पावर प्ले में भी विकेट्स लेना और मध्य ओवर्स में भी विकेट्स लेना। कैसे राजकुमार सर, सवाल एक ये भी आ रहा है क्योंकि आपको जाना है, एक सवाल ले लेते हो। रवि बिश्नोई के बारे में बहुत ढेर सारे सवाल आ रहे हैं, क्या आप स्टैंड बाई में, क्योंकि वो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, आप उनको खेलते देखना चाहेंगे या आप अश्विन के साथ ही परसिस्ट करेंगे, चहल को थोड़ा आराम दिया जाए? मैं ड्रॉप की बात नहीं कर रहा हूँ,
थोड़ा ब्रेक देना भी जरूरी है, क्योंकि एक तरह की गेंद, एक तरह की पिटाई होते होते आपके जहन में वो चीजें बैठ जाती हैं। बिल्कुल, अभी कोई हल नहीं है कि उनको ब्रेक दिया जाए। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जब आप अश्विन को कैरी कर रहे हैं और वर्ल्ड कप की टीम में आपने उनको अनाउंस किया है, तो व्हाई नॉट प्ले हिम, क्योंकि उनको भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं खेल सकता हूं। अभी उन्हें वरना यही लग रहा होगा कि लेग स्पिनर ही खेलेंगे, अगर चहल ड्रॉप होंगे तो उनकी जगह विष्णु ही आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अश्विन एक बहुत एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं और उनका एडवांटेज ये भी है कि वो पावर प्ले में भी गेंदबाजी कर सकते हैं। तो जरूर मुझे उम्मीद है और मैं आशा करता हूं कि टीम मैनेजमेंट सोचेगी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कल के मैच में उनको जरूर उतारा जाए और वो देखा जाए कि वो T20 में कितने यूजफुल हो पाएंगे भारतीय टीम के लिए। चलिए राजकुमार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े आप। आपसे मैच के बाद एक बार फिर पूरे एनालिसिस के लिए आपको हम अपने साथ जोड़ेंगे। ओम, लेकिन अब जो सवाल आ रहा है बड़ा ये कि बैटिंग ऑर्डर में भी थोड़ी बात करनी चाहिए। ज्यादातर बैट्समैन टॉप ऑर्डर के स्टार्ट मिला, कन्वर्ट नहीं किया, शायद हम 10-15 रन एक्स्ट्रा बनाते, लेकिन ये इफ एंड बट होता नहीं क्रिकेट में, बट हम कर सकते थे। मसलन सूर्य कुमार यादव की बात कर लें या के राहुल की बात कर लें, क्योंकि उस सर्टेन ओवर्स में, मिडिल ओवर्स में थोड़े रन कम बने। हालांकि हार्दिक ने बाद में आके कंप्लीट कर दिया वो जो कोटा मिसिंग था, बट क्या ये इन चीजों को भी, छोटी छोटी बातें, क्योंकि बहुत छोटा गेम है, बहुत तेजी के साथ मैच बदलता है, उतनी तेजी के साथ आपको अपनी सोच को भी बदलना पड़ेगा। बिल्कुल सर, सबसे ज्यादा इफेक्ट मुझे लगा सर वो पावर प्ले का। पावर प्ले में सर मैं बात करूं, इससे पहले मैचेस में जो भी हम एशिया कप में मैचेस खेले, कि रोहित शर्मा का इंटेंट साफ है कि हम पावर प्ले में 60 रन लगाएंगे, 60-65 लगे, बहरहाल हमारे चाहे 2-3 विकेट चले जाए। लेकिन सर पिछले मैच में रोहित शर्मा जल्दी आउट हुए, तो वो मुझे इंटेंट ही नजर नहीं आया कि केएल राहुल वो एक वो ले इनिशिएटिव की नहीं भाई हमारा मेरा साथी ओपनर आउट हो गया। लेकिन मैं रन रेट उनका स्ट्राइक रेट तो आप देखिए 150 के आसपास था, तो स्ट्राइक रेट में लेकिन सर क्या मतलब रोहित शर्मा आउट हो जाएगा तो फिर ये पावर प्ले में रन गति तेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेगा ही नहीं। ये सर एक मेरा सवाल हाँ, नहीं ये है एक इम्पोर्टेंट मुद्दा। लेकिन सबा भाई, अभी तो मजा ये आ रहा है कि टेस्ट योर ओन मेडिसिन जो इंग्लिश में कहावत है वो देखने को मिल रही है। भारत बड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा था, ताबड़तोड़ बैटिंग, फिर अटैकिंग गेंदबाजी। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया आई सामने, तो वही अब कहावत याद आ रही है कि टेस्ट योर ओन मेडिसिन। आप चख लें जरा, आप जो कुछ तैयारी कर रहे हैं, सामने वाला भी कुछ वैसी दवा लेके आया आपके लिए। हाँ राजीव, यही आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में। हर एक मैच में इसी प्रकार की बल्लेबाजी देखने को मिलेगी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या फिर दक्षिण अफ्रीका हो, और इसी प्रकार की स्ट्रेटजी के साथ इस समय हर एक टीम खेल रही है और वो इसी प्रकार से तैयारी कर रहे हैं अब विश्व कप की। देखिए, आपको एक चीज और ध्यान रखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो विश्व कप होने वाला है, वहां पर एक तो विशाल ग्राउंड आपको मिलेंगे, तो आपके पास ऐसे पावर हिटर्स चाहिए जो बड़े बड़े छक्के लगा सके। इसी वजह से आप देखिएगा ऑस्ट्रेलियाई टीम में टिम डेविड को शामिल किया गया है। इसका मतलब ये भी है कि इनके पास 3-4 पावर हिटर्स आ चुके हैं इस समय टीम में। तो टिम डेविड हो गए, ग्लेन मैक्सवेल हो गए, मिचेल मार्श टीम में नहीं है इस समय, मार्कस स्टोइनिस टीम में नहीं है। ये 4 उनके पास पावर हिटर्स हैं। और उसके साथ साथ अगर आप उनके बैटिंग ऑर्डर को देखेंगे, ऊपर में उनके पास डेविड वार्नर हैं और एरन फिंच हैं। तो ये उनके पास बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन बन रहा है। और उसके ऊपर से मैथ्यू वेड जिस तरह की पारी खेल रहे हैं, तो इसी हिसाब से हमें भी अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छी बात यह है कम से कम हमारा जो इंटेंट है वो काफी अच्छा है। केएल राहुल अच्छे फॉर्म में नजर आए हैं, विराट कोहली अच्छे फॉर्म में है, हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन बल्लेबाजी की है, सूर्य कुमार यादव बैकअप कर रहे हैं। तो बल्लेबाजी में मुझे अच्छा ये लग रहा है कि कम से कम कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, पर अंत में बल्लेबाजी को सपोर्ट करना पड़ेगा आपकी धारदार गेंदबाजी को भी, जो कि इस समय हमें देखने को नहीं मिल रही है, चाहे वो एशिया कप में हो या फिर ये पहले मैच में ही क्यों ना हो। बिल्कुल। और एक जो और इम्पोर्टेंट फैक्टर है सभा भाई, इंडियन बैटिंग की हम बात कर रहे हैं लगातार, आपको लग रहा है मैच फिनिश वाला जो मामला है वो अभी दिनेश कार्तिक को थोड़े और चांस दिए जाने चाहिए? कम से कम ऑस्ट्रेलिया के बचे हुए दोनों मैचेस आप उनको भी देख लें एक बार, कि फंसे हुए सिचुएशन में या कम गेंदे, जो आप अक्सर बोलते हैं कि हम मुद्दा जो है बैटिंग ऑर्डर का नहीं है। और सबसे बड़ी मिसाल मैथ्यू वेड है, 2021 वर्ल्ड कप में ओपन कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के लिए वो, और अब देख रहे हैं हम नंबर 6-7 पे आके मैच फिनिश कर रहे हैं। यानी कि T20 फॉर्मेट में बैटिंग ऑर्डर किसी का फिक्स नहीं है, टॉप 3-4 को छोड़ के आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। बड़ा एग्जांपल मैथ्यू वेड जैसे बल्लेबाज हैं, या राजपक्षे को हमने देखा जो आईपीएल में तो नंबर 3 खेल रहे थे, यहाँ पे मैच फिनिशर के तौर पे खेल रहे हैं श्रीलंका में। ये बहुत जरूरी है कि ये जो कंफ्यूजन है दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत के बीच वाली, इसको दूर किया जाए। और उसके लिए आवश्यक यही होगा कि अब चूंकि आपने भरोसा दिखाया है दिनेश कार्तिक के ऊपर, उनको और भी आगे मौके मिलने चाहिए, क्योंकि भारत को तलाश है इस समय एक शानदार पावर फिनिशर की। हालांकि दिनेश कार्तिक ने
आईपीएल में अच्छी पारियां खेली हैं उस पोजीशन पर आकर, पर इसके पहले जहां तक मुझे याद आ रहा है और निधास कप में उन्होंने एक पारी अच्छी खेली थी। तो उनको भी इस प्रकार के चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए मौका मिलना चाहिए कि टॉप बॉलिंग अटैक के सामने क्या आप वही रोल अदा कर सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए कम से कम आपको 3-4 मैचेस और मिलने चाहिए, तभी वो प्रूव कर पाएंगे अपने आप को। तो ये बहुत जरूरी है कि भारत की जो टीम है, भारत के जो कप्तान है रोहित शर्मा, वो इसके बारे में निर्णय जल्द से जल्द ले लें और ज्यादा मौका मिले दिनेश कार्तिक को उस नंबर पर बल्लेबाजी करने का। बिल्कुल सभा भाई, जो सवाल मैंने पूछा था उसका भी जवाब आप दे दें कि उस मिथक को क्या मैथ्यू वेड और राजपक्षे जैसे बल्लेबाज खत्म कर रहे हैं कि बैटिंग ऑर्डर फिक्स होना चाहिए। मैथ्यू वेड 2021 में ओपन करते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, वर्ल्ड कप जीत जाती है ऑस्ट्रेलिया, अब वो नंबर 6-7 पे बैटिंग कर रहे हैं टीम की सिचुएशन के हिसाब से या टीम की नीड की वजह से, क्योंकि डेविड वार्नर ओपन करेंगे, फिंच करेंगे। जी राजीव 2021 में भी मैथ्यू वेड नीचे ही आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, अंत में वो नॉट आउट है, तो साझेदारी निभाई थी मिचेल मार्श के साथ। तो ये उनकी पोजीशन एक तरह से पक्की सी हो गई है। देखिए यहाँ पे फिक्स पोजीशन की बात नहीं होनी चाहिए, बात ये होनी चाहिए कि कितने कम ओवर्स में कम बॉलों में कौन अच्छा खिलाड़ी आपको मैच को फिनिश जो कर सकता हो। तो क्या दिनेश कार्तिक वो काम कर सकते हैं? और इसके बारे में मैंने पहले भी कहा है कि एक नंबर 6 या नंबर 6 के प्लेयर को मुश्किल से 15 से 20 गेंदें खेलने का मौका मिलता है ऑन एन एवरेज। तो उसकी तैयारी कुछ अलग किस्म की होती है और इसी वजह से उस रोल के लिए आपको एक स्पेशलिस्ट की जरूरत है। तो भारत को चूंकि इस समय लग रहा है कि दिनेश कार्तिक वो रोल पूरा कर सकते हैं, तो उनको और भी आगे मौका मिलना चाहिए। हार्दिक पांड्या ने एक तरह से अपना रोल जो है वो एक तरह से सुनिश्चित कर लिया है कि नंबर 5 पे रहेंगे, मतलब एक वो मिडिल ओवर्स में आकर उस तरह की पारी खेल सकती है और अंत में भी वो शानदार तरीके से फिनिश कर सकते हैं। तो उनका एक तरह से रोल डिफाइन हो गया है। अब जरूरी ये है कि दूसरे छोर से भी उनके पास एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो 15 या 18 गेंदों में भी पावर हिटिंग का रोल अदा कर पाए ठीक से। और जामटा की रिकॉर्ड की बात करें ओम, ये दिखा रहे हमने 4 T20 मैचेस खेले गए हैं, 2 जीते और 2 हारे, यानी कि उन मैदानों में से एक है जहां पे रिकॉर्ड हमारा 60, 70 या 80% नहीं है। ये भी एक थोड़ा देखना पड़ेगा। मुझे भी निकलना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सभा भाई, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्योंकि आंकड़ों की बात कर रहे थे और ये बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े, क्योंकि 2016 में मिच सैटनर थे, उन्होंने नया बॉल डाला, 2-3 विकेटें आउट की और हम हार गए थे वो मुकाबला। तो ये भी ऑस्ट्रेलिया के जहन में होगा कि एडम जंपा के साथ क्यों ना एस्टन एगर को भी खिलाया जाए इस मैच में। बिल्कुल सर, और वो जो एक जीत भी है सर, वो भी 5 रन से जीते थे हम। हाँ, तो वो बड़ा क्लोज मैचेस जीते हमने, वो भी एकदम फ्लूक मैच जीते। तो ये मैदान तो सर ऐसा कुछ खास रहा नहीं है अभी भारत के रिजल्ट के लिहाज से देखे तो सर, लेकिन इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अब ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट हमें खेलते हुए नजर आएगी, क्योंकि वो वैसे ही लीड कर रही है। अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम आपके ऊपर लीड कर रही है तो वो और ज्यादा आपके ऊपर अटैक करेगी। तो इंडिया को सर थोड़ा सा और प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आप एस्टन एगर को कैसे देखेंगे, वो एक इंटरेस्टिंग मूव हो सकता है। बैटिंग भी अच्छी करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल डाउन द ऑर्डर के पास और बैटिंग में डेप्थ आ जाएगी एस्टन एगर के साथ होने से। तो वो भी एक टैकल करना होगा कि आप कैसे खेलेंगे जैम्पा को भले ही पिछले मैच में अच्छा खेला था हमारे भारतीय बैट्समैन ने, लेकिन सर नागपुर का रिकॉर्ड देखते हुए ना सर, एक और यहाँ पे हाईएस्ट सर यहाँ पे चेज भी हुआ है, वो भी सर 127 रन है। हाईएस्ट यहाँ पे चेज 127 रन से ज्यादा यहाँ पे कभी चेज ही नहीं हुआ। और पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे टीम सर ज्यादा बार जीती है एज कम्पेयर टू चेजिंग। तो नागपुर में चलता है। के राहुल का भला ये भी आ गया और पिछले मैच में अर्धशतक लगाया उन्होंने, 61 का एवरेज, 150 का स्ट्राइक रेट है। के राहुल बड़ा इंपॉर्टेंट, जिस तरह रोहित शर्मा ने कहा था, फिर के राहुल ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा, उसको अब शायद अपनी जामा वो पहना रहे हैं, स्ट्राइक रेट को सुधार रहे हैं। पिछले मैच में भी हमने देखा, बट मुझे अभी भी लगता है टॉप 3-4 में से कोई एक लंबा खेले 17-18 ओवर तक जाएगा तो मुझे लगता है 10-15 रन हमें एक्स्ट्रा बनाने की बात कर रहे हैं, अपने गेंदबाजों को एक ढाल देने की बात कर रहे हैं, वो शायद नजर आएगा। तो हो सकता है जामटा के मैदान पर ये भी देखने को मिले हमें। बिल्कुल सर, चाहेंगे कोई एक ऐसा बल्लेबाज जो थोड़ा सा शीट एंकरिंग वाला रोल यहाँ पर निभाना पड़ेगा। एक तरफ से जो रोहित शर्मा जो पावर प्ले में प्रहार कर रहे हैं, एक तरफ से केएल राहुल जो स्ट्राइक रेट के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि अपना स्ट्राइक रेट को और बेटर करें। केएल हमारे लिए विराट कोहली आ रहे 3 नंबर पे, उनके ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आपके पास कोई 5-6 ओवर के आसपास बैटिंग करने आएंगे और वो 17-18 ओवर तक खेले, जो एंड में आके आपके पास एक तरफ से हार्दिक पांड्या होंगे, जो हमने देखा पिछले मैच में उन्होंने क्या हाल करा ऑपोजिशन का। तो वहां पे सर एक ऐसा बल्लेबाज जो शीट एंकर के साथ लास्ट के डेथ ओवर्स में कैसे पारी को और ज्यादा पेस करना है, वो 10-15 रन सर, यही एक मुझे लग रहा है एक आइडल स्थिति होगी।
चलिए, तो जामटा में मुकाबला है और जामटा की जंग जीतने के लिए भारतीय गेंदबाजों को अपना रंग जमाना पड़ेगा और रंग जमाने के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा दंग भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है उससे भारतीय टीम जरूर दंग रह गई थी, क्योंकि कैमरून ग्रीन ने अपने लंबाई का जिस तरह से फायदा उठाया, जिस तरह से स्पिनर्स के अगेंस्ट उन्होंने क्रॉस बैटेड शॉट्स खेले, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खासतौर से भारतीय गेंदबाजों को यह भी देखना पड़ेगा कि उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हार्ड लेंथ गेंदबाजी है, यानी हार्ड लेंथ गेंदबाजी वो नेट्स पे भी खेलते हैं, मैचेस में भी खेलते हैं, तो थोड़ा सा लेंथ अपनी उनको सुधारनी पड़ेगी, नहीं तो जो शॉट रोहित शर्मा विरोधी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं वही शॉट ऑस्ट्रेलिया भारतीय गेंदबाजों के साथ खेलती नजर आई और ढेरों रन उन्होंने मिड विकेट और स्क्वायर लेग के रीजन में बनाए। तो इन चीजों से बचना पड़ेगा, तभी आप जामटा में बराबरी पर आ पाएंगे, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया जिस तरह की टीम है वो घुटने पे अगर किसी टीम को लाती है फिर अगले मैच में शायद आपको चारों खाने चित करने में भी देरी नहीं लगाती। तो मेंटली शायद ऑस्ट्रेलिया ज्यादा बेहतर स्थिति में, फिजिकली ऑस्ट्रेलिया हमेशा बेहतर स्थिति में होती है, और ऐसे में अब भारतीय टीम के सामने ये चैलेंज है कि न सिर्फ हार से उबरना है बल्कि ये दिखाना है कि वो कमबैक करना जानते हैं, जो पिछले कुछ सालों से वो दिखाते हैं। और पिछली सीरीज अगर आपको याद हो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 0-2 से पिछड़ने के बाद हमने 2-2 की बराबरी हासिल की थी। तो उम्मीद भारतीय टीम से कुछ ऐसी है। आज की हमारी इस चर्चा में